अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू फिजिक्स विद तारिक। तो आज हम फर्स्ट ईयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 11 का पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस। फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इसके लॉन्ग टॉपिक के तौर पर भी आने के चांस होते हैं, शॉर्ट में पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यूज टाइप से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये हर लिहाज से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट होता है जिसकी वजह से हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी विल बी एबल टू आफ्टर learning this topic we will be able to understand the difference between deflection method and the null method। और फिर हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंसिटिव ग्लोमेरोमीटर। थोड़ा सा इसको हमें समझना है, फिर अप्लाई होना है और उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। और फिर हम इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और फार्मूला डिराइव करेंगे फॉर द नल पॉइंट और ब्रिज बैलेंस ऑफ द ब्रिज के लिए। ये हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे और फिर हम फाइनली देखेंगे कि जो नल मेथड होता है वो स्टैंडर्ड ओडोमीटर्स वगैरह के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर क्यों होता है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक पे और इनिशियल पे उसकी खास तरतीब है जिसको आपने समझना होता है। तो इस खास तरतीब के अंदर सबसे पहले हम जो है सर्किट को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके लिए जो अप्लाई किया जाता है नल मेथड, उसको हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहले हम डायरेक्टली आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। तो इनिशियली डेफिनेशन है सर्किट की तरतीब में जो आती है। So what is the definition? A circuit arranged to measure unknown electrical resistance with extreme precision। यानी इसमें हम अपने जो एक्चुअल रिजल्ट के बहुत क्लोज इन और बड़ा प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं इसी अननोन रेजिस्टेंस। तो दूसरा इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो अभी मैंने आपको बताया का नल मेथड को बेस करता है। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द नल मेथड। व्हाट इज द नल मेथड? कि व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यानी इसको हम आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो करंट है गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला, तो अगर वो जीरो है तो दिस इज कॉल्ड नल कंडीशन। तो इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन द नल कंडीशन। नल टाइप ऑफ सर्किट्स है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन इसकी इस तरह से होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टर्स पी क्यू आर एस, और इनको जो अरेंज किया जाता है डायमंड शेप कहा जाता है, या इसको हम ब्रिज की शेप भी कहते हैं। ये जो आपको सामने सर्किट ये जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली ब्रिज सर्किट भी कहलाता है। ये डायोड्स की फॉर्म में भी हम पढ़ते हैं जाके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में। तो if four resistors are arranged in the form of a bridge, then this is called the bridge rectifier circuit, वो जो हम डायोड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है, साइंटिस्ट के नाम पे है। और इट कंसिस्ट ऑफ अदर देन, यानी ये तो इसमें पी क्यू आर एस, ये आपको जो रेजिस्टर्स नजर आ रहे हैं। पी और क्यू नॉर्मली इसमें फिक्स किया जाता है, आर को हम एडजस्टेबल कहते हैं, एडजस्ट करते हैं। और जो एस रजिस्टर होता है दिस इज द अननोन, यानी ये जो पोजीशंस है इसके हिसाब से एस अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने मेजर करना है। जबकि इसके अंदर एक बैटरी को यूज किया जाता है विच इज कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड सी। एक डायगोनल्स में है ये,
जबकि एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है बिटवीन दी अपोजिट डायगोनल टर्मिनल्स, यानी बिटवीन बी एंड डी। तो ई जो है अगर ए और सी के दरमियान में है तो गैल्वेनोमीटर उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। और अगर हम गैल्वेनोमीटर को ए और सी के दरमियान में कनेक्ट करेंगे तो फिर बैटरी को उसके अपोजिट डायगोनल टर्मिनल्स के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना है, ये अपोजिट टर्मिनल्स के दरमियान में होता है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम आते हैं वर्किंग ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। उसको अपना बड़ा ध्यान से, बड़ा कंट्रोल से, बड़ा तो से समझना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। इसको अगर हम तरतीब से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे पहले हर चीज़ को जोड़। तो लेट्स सपोज कि एक हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ये बैटरी है, और लेट्स सपोज के अगर यहाँ पर कहीं दरमियान में एक स्विच कनेक्टेड है, अगर हम इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज के यहाँ पर एक स्विच था, इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब इस करंट की डायरेक्शन को बहुत आपने तवज्जो से समझ लेना है। अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को फॉलो करें तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी इसकी जो फ्लो करने की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी, जिस तरह से मैं एरोज के अंदर शो कर रहा हूँ, ये एरोज के अंदर शो हुई है। जब करंट इस पॉइंट पे टर्मिनल पे पहुंचेगा यानी ए पे, तो देर आर टू चॉइसेस फॉर द करंट। कुछ करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा और कुछ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब उसके बाद पॉसिबली अगर तो ये हायर पोटेंशियल हुआ पॉइंट बी पे, ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये लोअर पोटेंशियल हुआ तो ये इस करंट का, यानी लेट्स सपोज कि ये I1 करंट है, इसका कुछ पोर्शन फ्लो करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, यहाँ तक आ जाएगा, और कुछ फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर से, और ये पाथ ये बनाता हुआ यहाँ से पास कर जाएगा। अभी हमने ये I1 को डिवाइड किया दो पार्ट में, और I2 जो है वो सीधा सीधा यहाँ से पास करता हुआ इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है एक करंट के फ्लो करने की। अब हम इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी को समझते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर करंट इस तरह से फ्लो करता है स्विच ऑन होने के बाद, तो ये करंट की डायरेक्शन बनती है। अब यहाँ पर आने के बाद अगेन उसके पास दो चॉइसेस है, कुछ करंट इधर आएगा और कुछ करंट इधर। इफ द पॉइंट डी इज एट हायर पोटेंशियल, तो कुछ करंट इधर से फ्लो करता हुआ इधर पॉइंट सी की तरफ आ जाएगा, और कुछ करंट जो है इसका ये डायरेक्टली यहाँ से फ्लो करता हुआ आ जाएगा। जबकि ये वाला जो करंट है जो कि आपको ए से बी एंड देन बी से सी नजर आएगा, ये भी फ्लो करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है कि करंट ऐसे फ्लो कर सकता है, लेकिन कब करेगा तो ये अब हम समझते हैं इसको एक मरतबा फिर डिटेल में। तो फर्ज करें आपने ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने ध्यान में रखना है कि लेट्स सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट, हम एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और जैसे ही यहाँ पर आया तो नो देर आर टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये बेसिकली पी और आर जो आपको नजर आ रहे हैं कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें करंट डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल है अभी भी बैटरी का वो 12 वोल्ट है, यानी आप दूसरे लफ्जों में समझ लें कि जो चार्ज के पास पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट की वजह से है बैटरी के पास। और अगर तो ये रेजिस्टेंस हुआ ज्यादा तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी, और ये रेजिस्टेंस आर कम हुआ तो यहाँ पर एनर्जी कम कंज्यूम होगी, या पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा एज कम्पेयर टू दी अदर वन। तो फर्ज करें कि रेजिस्टेंस की वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं कि ये वाला टर्मिनल जो है ये 4 वोल्ट्स को यूटिलाइज कर लेता है, यानी 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। तो अब इस टर्मिनल के ऊपर 8 वोल्ट्स बचेंगे। जबकि आर रजिस्टर फर्ज करें कि यहाँ पर ये वोल्टेज यूटिलाइज कर लेता है 7, लेट्स सपोज, यानी ये इसने यूटिलाइज कर लिए, डिसिपेट हो गया एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो अब
7 तो यूज हो गए, जबकि 12 तो यहाँ पर 5 वोल्ट पोटेंशियल होगा। अब पॉइंट बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट डी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो ये जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ये बेसिकली कुछ इसका पार्ट यहाँ से बी से सी डायरेक्शन में और कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर से पास करता हुआ इस बात पे आएगा, जो मैंने भी आपको समझाया था। और अब इसकी रिवर्स सिचुएशन है, रिवर्स हो जाती है। फर्ज करें कि ये रेजिस्टेंस इस तरह से है, ये यहाँ पर लेट्स सपोज के 7 वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है, 7 वोल्टेज को यूटिलाइज कर लेता है लेट्स सपोज ये। तो यहाँ पर इसके आप 5 बचेंगे, 5 वोल्ट्स बचेंगे। जबकि अगर ये वाला हम सपोज कर रहे हैं कि 5 वोल्ट्स को यूटिलाइज कर लेता है, तो यहाँ पर 7 वोल्ट्स बचेंगे। तो अब ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल। तो अब ये वाला करंट अपना एक तो ये पाथ कंप्लीट करेगा और दूसरा यहाँ से मूव करता हुआ टुवर्ड्स सी आएगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसका ये मतलब हुआ समझने का कि अगर तो ये हायर पोटेंशियल हुआ पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये लोअर पोटेंशियल हुआ डी। इसको हम तो से एक दफा देख लेते हैं कि अगर तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है डी, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम बी टू सी। और अगर इसके रिवर्स सिचुएशन है, इफ दी डी इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल, तो ये वाला जो करंट है ये यहाँ से इसके क्रॉस इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसके दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए जब हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं प्रैक्टिकली, तो फिर हम दोनों टर्मिनल्स के ऊपर ये ग्रेनोमीटर की वायर को कनेक्ट करके देखते हैं, तो अपोजिट डिफ्लेक्शन मिलती है, तो हमारा सर्किट सही कनेक्टेड होता है। अब हम आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ या लॉजिक की तरफ या ब्रिज के बैलेंस होने की तरफ। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नल कंडीशन, हम उसी की बात कर रहे होते हैं। नल कंडीशन जिसको हम कहते हैं कि अगर ये जो पोटेंशियल बैटरी का ये कुछ इस तरह से डिवाइड हो कि ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस इक्वल कंज्यूम करे, इक्वल पोटेंशियल को डिवाइड कर ले, ड्रॉप एक जैसा ही पोटेंशियल ड्रॉप को। फर्ज करें कि इसने भी 8 पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप कर दिए, इस रेजिस्टेंस ने भी 8 वोल्ट ड्रॉप कर दिए एग्जैक्टली, तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट्स बचेंगे और यहाँ पर भी 4 वोल्ट बचेंगे। तो नाउ द पॉइंट V potential at B is exactly equal to the potential at D। तो इस सिचुएशन के अंदर जब B और D के ऊपर पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड नल कंडीशन। कि अगर सर्किट में यानी गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो ये नल कंडीशन होती है एंड द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो यहाँ पर ब्रिज बैलेंस हो जाता है। अब जो पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास वो इस तरह से है कि अब करंट गैल्वेनोमीटर से तो पास नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल हमने ऐसे वैल्यूज को एडजस्ट किया है आर की कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी और आर है एग्जैक्टली इक्वल है, और बी पे और डी पे पोटेंशियल बराबर हो गया है बैटरी का। कहीं भी हायर पोटेंशियल नहीं है, कहीं पर भी लोअर पोटेंशियल नहीं है। तो नो, द डायरेक्शन ऑफ करंट सिंपली इस तरह से होगी कि यहाँ से जो करंट आएगा वो पॉइंट ए पे आके ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगा। कुछ करंट इधर से फ्लो करता हुआ पॉइंट सी पे आ जाएगा और कुछ करंट इधर से यानी सेकंड पाथ को यूज करते हुए सी पे आ जाएगा। तो नो द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। तो इट मींस के अब यहाँ पर हम जब लॉ यूज करेंगे किरचॉफ लॉ, तो वो हमारे लिए या हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए अब इसको समझना आसान हो जाएगा। तो नो व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ दिस, कि अगर ये कंडीशन जस्टिफाई और सेटिस्फाई हो जाती है कि जिसमें ब्रिज बैलेंस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट P must be equal to potential at R, और similarly potential at Q must be equal to potential at S। अगर हम ये दो कंडीशंस अप्लाई कर दें तो हमारा फाइनल
फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ये इसकी थी जनरल एक्सप्लेनेशन जो कि यहाँ तक हमने समझी। अब हम ये जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं इसको ध्यान में रखना है कि भाई जब बैलेंस है तो पॉइंट बी का पोटेंशियल और पॉइंट आर का जो पोटेंशियल है ये दोनों बराबर होंगे। पॉइंट क्यू और पॉइंट एस का जो पोटेंशियल है ये भी इक्वल होगा अक्रॉस दीज टू रेजिस्टर्स। तो बाय अप्लाइंग दिस कंडीशन वी कैन फाइंड द फाइनल फॉर्मूला। तो उस पे आ जाते हैं जो मैं अभी हमने समझा। अब उसको ध्यान में रखना है, बहुत आसान हो गया है। ये करंट पाथ सेपरेट्स I1 और I2, यानी एक ये वाला पाथ था, अब ये सर्किट में देखें, और एक ये वाला पाथ था। दोनों आपको चारों रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, तो सिर्फ कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो पोटेंशियल पी क्यू I2 पास कर रहा है आर एस से, I1 पास कर रहा है पी और क्यू से। तो पोटेंशियल ड्रॉप एट ए जो है वो इक्वल टू द पावर ए टू बी है, यानी ए से बी तक जो करंट फ्लो करके गया है, ए से बी वाला पाथ है, और देन ए से डी तक ये सेकंड पाथ ये वाला है। इसके क्रॉस यानी रेजिस्टर बी के क्रॉस और रेजिस्टर आर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। तो इसको हम लिखेंगे बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर की वजह से हमने कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है आर की जगह पर बेसिकली जनरली पी है, तो इस फॉर्मूले को चेंज करके आप लिख सकते हैं I1 जो करंट है मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस यानी पी। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया अक्रॉस द पाथ ए बी यानी पी के क्रॉस। सिमिलरली आर के क्रॉस I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो पोटेंशियल ड्रॉप है बी टू सी, यहाँ से यहाँ तक I2 इंटू आर होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। ए और डी के दरमियान का पोटेंशियल ड्रॉप I2R, ये दोनों पोटेंशियल जब इक्वल हो गए तो इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सिमिलरली जिस तरह से हमने अप्लाई किया पोटेंशियल इन दोनों के क्रॉस, ऐसे ही पोटेंशियल क्यू और एस के क्रॉस भी अप्लाई करते हुए हम इक्वल कर लेंगे और दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। यानी I1P मस्ट बी इक्वल टू I2R, इस तरह से I1Q मस्ट बी इक्वल टू I2S। पोटेंशियल एट P must be potential at R and potential at Q must be equal to potential at S। दोनों इक्वेशंस को इक्वल करके हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो होगा P ओवर Q R ओवर S। तो इस तरह से हम S के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हुए फाइनली फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। और ये तभी पॉसिबल हुआ कि जब गैल्वेनोमीटर के क्रॉस फ्लो करने वाला करंट जो है वो जीरो के इक्वल था। तो दिस इज दी नल कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो उस वक्त ब्रिज बैलेंस हो जाता है, एंड ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड अंडर दिस कंडीशन व्हेन द I इज इक्वल टू 0। तो वहां से हम इक्वेशंस दो बना लेते हैं, यानी P और R के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल लेना है, फिर Q और S के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल लेके दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इट मीन कि जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो P ओवर Q की जो रेशो होती है वो R और S की रेशो के इक्वल होंगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, अगर अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज दी ऑल अबाउट दी सर्किट जो कि यहाँ तक था। इससे रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले टॉपिक के नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर समझेंगे।